दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी राइटर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए आप लोगों को कहानी सुनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आज भी हम छोटा सा एपिसोड ही आपको सुना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 8। शुरू करते हैं कहानी अंडर कवर अमीर ज्यादा। ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय, खासकर वो लालची चंदन, ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि राजा के होम मिनिस्टर का इकलौता बेटा वीआईपी ईशान मेहरा उस दो कौड़ी के क्लर्क सिद्धार्थ की डेस्क की तरफ इतने प्यार से क्यों जा रहा है। ईशान ने नितेश की मेज के पास पहुंचकर दोनों हाथ मेज पर रखे और नितेश के नाटक वाले नाम को पुकार कर जोर से हंसकर कहा, अरे सिद्धू भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कैसे चल रही है तुम्हारी यह सरकारी नौकरी? नितेश ने फाइल से नजर उठाई। उसने देखा कि ईशान बहुत खुश है और अब उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। नितेश के होठों पर भी एक बहुत ही हल्की लेकिन गहरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने सिद्धू वाले किरदार को बरकरार रखकर बहुत ही अदब से कहा, जी जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? यहाँ सब खैरियत तो है ना? तभी ईशान ने अपनी कुर्सी नितेश के बिल्कुल करीब खींच ली और वहीं बैठकर बहुत ही दोस्ताना लहजे में अपनी आवाज को थोड़ा धीमी करके कहा, अरे भाई, ये जी सर बोलना बंद कर। हम दोनों के बीच ये फॉर्मेलिटी कब से आ गई? मैं तो यहाँ बस डैड के कुछ सरकारी पेपर्स और फाइल्स पास करवाने आया था गवर्नर साहब से। लेकिन तुझे यहाँ इस कुर्सी पर इन सड़ी हुई पीले रंग की फाइलों के बीच देखकर मुझे तो जितनी खुशी हो रही है ना, उतनी तो डैड को मंत्री बनकर भी नहीं हुई होगी। तभी नितेश ने अपनी आंखों से ऑफिस के बाकी लोगों की तरफ इशारा किया जो उन्हें ही घूर रहे थे। नितेश ने फुसफुसा कर कहा, आवाज नीची कर ईशान। तुम बोल रहा है कि मैं यहाँ नितेश अग्रवाल नहीं, सिर्फ एक सीधा साधा सिद्धू हूँ। ये चंदन और बाकी सब हमें ही देख रहे हैं, और अगर किसी को शक हो गया कि होम मिनिस्टर का बेटा एक मामूली क्लर्क का इतना पक्का दोस्त है, तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। उसकी यह बात सुनकर ईशान ने तुरंत अपनी आवाज को और धीमा कर लिया, लेकिन उसकी मुस्कान अभी कम नहीं हुई थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है भाई, मैं तेरा ये नाटक खराब नहीं करूंगा, लेकिन सच कह रहा हूं नितेश, तूने जो मेरे परिवार के लिए किया है ना, उसके लिए मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। तूने अपना वो वादा निभा दिया यार। कल जब डैड ने होम मिनिस्टर की कुर्सी पर शपथ ली तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरा दोस्त सच में किंग मेकर है। तूने रातों रात हमारी दुनिया बदल दी यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। नितेश ने बहुत ही आराम से अपनी कलम को मेज पर रखा और एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, मैंने तुझसे कहा था ना ईशान, दोस्ती अपनी जगह है। तू मेरा भाई है और तेरे परिवार पर आंच आने से पहले नितेश अग्रवाल खुद उस आग में कूद जाएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तेरे डैड को कोई डर नहीं है। वो शान से अपनी कुर्सी संभाले। ईशान ने नितेश के उस पुराने कपड़े और उसके चेहरे पर वो फटे हुए वो होठ का निशान देखकर एकदम से पूछा, यार नितेश, तू ये सब कैसे कर लेता है? करोड़ों का बिजनेस, अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा साम्राज्य, और यहाँ तू एक लड़की के प्यार में ये पुरानी शर्ट पहनकर बाल चिपका कर बैठा है। तू सच में अनिका के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है यार। लेकिन एक बात बता, क्या वो बूढ़ा गवर्नर और अनिका तेरे इस झांसे में आ गए हैं?
उसके ये बात सुनकर नितेश की आंखों में अचानक एक बहुत ही खौफनाक और शातिर चमक आ गई। उसने अपने चेहरे को ईशान के थोड़ा और करीब किया और एक शैतानी मुस्कान के साथ फुसफुसा कर कहा, झांसा नहीं ईशान, इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। तुझे पता है मैं आज कहाँ से आ रहा हूँ? मैं आज सुबह उसी दीनानाथ मेहता के घर, उसी के बेडरूम से उठकर आ रहा हूँ। उसके ये बात सुनकर ईशान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या तू तू गवर्नर साहब के घर से आ रहा है? मतलब वहां रह रहा है? लेकिन कैसे भाई? वो इंसान तो परिंदे को भी अपनी घर में नहीं मारने देता। नितेश ने अपनी कुर्सी के पीछे टिककर बहुत ही फक्र से अपनी कहानी सुनाकर कहा, मैंने वो चाल चली है ईशान, जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं खुद अपने मुंह पर मुक्का मरवा सकता हूँ, अपने कपड़े फाड़ सकता हूँ। उस बूढ़े के सामने मैंने ऐसा बेहतरीन नाटक किया कि उसने अपने सारे उसूलों को ताक पर रखकर मुझे खुद अपने घर में पनाह दी। सरिता जी मुझे अपना बेटा मानती हैं, और अनिका अनिका का नाम आते ही नितेश की आवाज में एक अजीब सा नशा और सुकून घुल गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अनिका ने कल रात अपने हाथों से मुझे खाना परोसा ईशान। उसने मुझे सिद्धू कहकर अपना दोस्त मान लिया। वो मुझ पर अंधा भरोसा करने लगी है। नितेश अग्रवाल का ये मायाजाल अब पूरी तरह से मेहता हाउस को अपने कब्जे में ले चुका है। बस कुछ दिन और फिर अनिका खुद मेरे प्यार में तड़पेगी। वहीं ईशान अपने दोस्त की इस पागलपन और उसकी इस शातिर चालों को देखकर अंदर ही अंदर कांप रहा था और हैरान भी था। उसने हैरान होकर कहा, मान गया भाई तुझे। तेरी इस दीवानगी का कोई इलाज नहीं, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना। अनिका बहुत होशियार लड़की है, और अगर उसे कभी तेरी इस डबल लाइफ की भनक लग गई तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी ये बात सुनकर नितेश ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर कहा, उसे कभी कुछ नहीं पता चलेगा ईशान। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा, मैं उसके सामने नितेश अग्रवाल की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। वो सिर्फ मेरे सिद्धू वाले रूप से प्यार करेगी। खैर तू बता, तू यहाँ किस फाइल के सिलसिले में आया है? कोई अड़चन है क्या? आगे से ईशान ने एक फाइल नितेश के सामने सरका कर कहा, हाँ भाई, ये डैड की डिपार्टमेंट से कुछ नई सिक्योरिटी टेंडर्स की फाइलें हैं। इस पर गवर्नर साहब के फाइनल साइन चाहिए। डैड ने कहा था कि खुद जाकर करवा कर लाना, ताकि कोई लेट लतीफ़ी ना हो। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने उस फाइल को अपने हाथ में लिया, उसे खोला और एक सरसरी निगाह से देखकर कहा, यह फाइल पास हो जाएगी ईशान, तो टेंशन मत ले। तभी पास के डेस्क पर बैठा चंदन, जो अब इन दोनों की बातें सुनने के लिए कान लगाए बैठा था, वो अपने जगह से उठा और बहुत ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ ईशान के पास आकर खड़ा हो गया। चंदन ने बहुत ही झुक कर कहा, नमस्कार ईशान सर, बहुत बहुत बधाई हो आपके पिताजी के मंत्री बनने की। आगे से ईशान ने चंदन को एक अजीब सी नजर से देखकर पूछा, तुम कौन हो भाई? आगे से चंदन ने अपनी अहमियत दिखाने के लिए कहा, जी मेरा नाम चंदन है, मैं सिद्धार्थ भाई का खास दोस्त हूँ। हम दोनों मिलकर ही इस ऑफिस का सारा काम संभालते हैं। उसके यह बात सुनकर ईशान समझ गया कि यह आदमी नितेश की नजरों में चढ़ना चाह रहा है। ईशान ने तुरंत नितेश के इस खेल को और पक्का करने के लिए बहुत ही ऊंची आवाज में कहा, अच्छा तुम सिद्धू के दोस्त हो, बहुत अच्छी बात है।
तुम्हें पता है चंदन, ये सिद्धू कोई आम इंसान नहीं है। ये बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का है। मैं इसे पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये तो बस इसकी शराफत है कि ये चुपचाप यहाँ काम कर रहा है, वरना इसके जैसे लड़के तो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना चंदन। उसके ये बात सुनकर आगे से चंदन की आंखें चमक उठी। होम मिनिस्टर का बेटा खुद सिद्धार्थ की इतनी तारीफ कर रहा था, इसलिए चंदन ने उसको मक्खन लगाकर कहा, जी जी सर, बिल्कुल सर। सिद्धार्थ भाई तो हमारे दिल के टुकड़े हैं। नितेश मन ही मन ईशान की इस होशियारी पर मुस्कुरा रहा था। उसने ईशान की आंखों ही आंखों में शुक्रिया कहा। तभी पियोन कैबिन से बाहर आया और उसने ईशान की तरफ देखकर कहा, ईशान सर, गवर्नर साहब ने आपको अंदर बुलाया है, आप जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर ईशान ने नितेश की तरफ देखकर एक आंख मारकर कहा, ठीक है सिद्धू भाई, मैं चलता हूँ। डैड की फाइल्स पर साइन करवा लो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपना ध्यान रखना, और अपने उस किराए के घर का भी। ईशान हंसता हुआ दीनानाथ मेहता के कैबिन की तरफ चला गया। नितेश ने वापस अपनी नजरें उन फाइल्स में गड़ा ली, लेकिन उसके चेहरे की वो विजयी मुस्कान अभी भी कायम थी। आज उसने साबित कर दिया था कि वो ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड का डॉन है, बल्कि अपने दोस्तों का सबसे बड़ा मसीहा और अपनी मोहब्बत का सबसे बड़ा शिकारी भी है। ईशान के जाने के बाद ऑफिस का माहौल फिर से अपनी उसी उबाऊ और शांत दिनचर्या में लौट आया। टाइपराइटर की खटखट, फाइलों के पन्ने के पलटने की आवाज के बीच नितेश अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह लगातार दौड़ रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था, ईशान का ऑफिस आना, होम मिनिस्टर के बेटे का एक मामूली क्लर्क से दोस्ताना व्यवहार करना, ये सब उस चंदन की नजरों में चढ़ चुका था। चंदन अपनी कुर्सी से खिसका कर नितेश के बिल्कुल पास आया। उसके चेहरे पर लालच और चापलूसी की एक अजीब सी चमक थी। चंदन ने अपनी पान चबाती हुई आवाज में फुसफुसा कर कहा, अरे सिद्धार्थ भाई, तुम तो छुपे रिस्तम निकले यार। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी पहुंच सीधी होम मिनिस्टर के घर तक है। वो ईशान सर तुम्हें सिद्धू भाई कह रहे थे। भाई, तुमने तो पूरे ऑफिस की आंखें फाड़ दी। तभी नितेश ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही भोली, घबराई हुई और संकोच से भरी मुस्कान लाकर कहा, अरे नहीं चंदन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस वो तो ईशान सर का बड़प्पन है। असल में एक बार उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, तो मैंने बस थोड़ी सी मदद कर दी। उन्होंने उसी बात को याद रखा। बड़े लोग हैं, उनकी शराफत है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। नितेश का ये झूठ इतना पक्का था कि चंदन ने तुरंत उस पर यकीन कर लिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक हो गई है। दीनानाथ साहब के घर में तुम रहते हो, होम मिनिस्टर का बेटा तुम्हारा दोस्त है। अब तो तुम्हारा भाई चंदन भी तुम्हारे सहारे तर जाएगा। नितेश ने मुस्कुराकर चंदन के हाथ पर एक 500 का कड़क नोट रखा और कहा, तुम फिक्र मत करो चंदन भाई, जब तक तुम मेरा ये फाइलों का काम संभालते रहे हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आगे से चंदन ने तुरंत वो नोट अपनी जेब में डाला और खुशी से काम में लग गया। ऐसे ही शाम के 6 बज चुके थे। ऑफिस का काम खत्म हुआ। नितेश दीनानाथ मेहता के साथ उनकी लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में बैठकर वापस मेहता हाउस की तरफ निकल पड़ा।
रास्ते में दीनानाथ जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सिद्धार्थ, आज ऑफिस में ईशान आया था। वो कह रहा था कि वो तुम्हें जानता है। तुम्हारी कोई जान पहचान है क्या उससे? नितेश का दिल एक पल के लिए धक से रह गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को तुरंत संभाल लिया। उसने बहुत ही आदर और सादगी से जवाब देकर कहा, जी सर, कोई बहुत बड़ी जान पहचान नहीं है। एक बार उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। वो काफी परेशान थे, तो मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने बस उनका टायर बदलने में उनकी मदद कर दी थी। आज उन्होंने मुझे पहचान लिया और बहुत ही प्यार से बात की। बड़े लोग हैं सर, कभी कभी छोटों का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं। और तो कोई जान पहचान नहीं है सर। आगे से दीनानाथ मेहता इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्होंने नितेश के कंधे पर हाथ थपथपा कर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो सिद्धार्थ। तुम्हारी यही नेकी लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। इसके बाद मेहता हाउस पहुंचते ही घर के दरवाजे पर अनिका बाहर ही खड़ी थी। उसने आज एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का लखनवी सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक अलग ही ताजगी और इंतजार की चमक थी। अनिका ने उनको देखते ही कहा, आ गए आप लोग। चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने चाय और पकोड़े बनाए हैं आपके लिए। आगे से नितेश ने अनिका को देखा। उसकी वो मुस्कान, वो सादगी और वो आंखों की कशिश। नितेश के अंदर का वो शैतान जो दुनिया को डराता था, वो इस लड़की के सामने मोम बन जाता था। नितेश ने बहुत ही शराफत से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, जी मैं अभी आया। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाकर नितेश ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसने आईने में खुद को देखा। उसके होठ का वो कट और आंख के नीचे की वो नीली सूजन अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हें पता है नितेश, ये सूजन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब तक ये निशान है, अनिका की हमदर्दी और उसका प्यार तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए नितेश कपड़े बदलकर ड्राइंग रूम में आया। पूरा परिवार चाय पी रहा था। तभी सरिता जी ने अपने पास सोफे पर जगह बनाकर कहा, आओ सिद्धू बेटा, यहाँ बैठो। नितेश बहुत ही संकोच करके उनके पास बैठ गया। तभी अनिका ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और आगे से नितेश ने धीरे से कहा, थैंक यू अनिका। अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी चाय पीते हुए दीनानाथ जी ने बहुत ही गंभीर टॉपिक छेड़कर कहा, सरिता, मुझे आज ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी खबर मिली है। कल शहर में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एंड सोशल गैदरिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे बड़े मंत्री और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन वहां आने वाले हैं। और सबसे अहम बात, वहां मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। उसके ये बात सुनकर आगे से सरिता जी ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी दीनानाथ जी ने चिंता जताकर कहा, हाँ वो तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे वहाँ एक भाषण देना है और मेरे जो पुराने पीए थे वो छुट्टी पर हैं।
लेकिन मुझे वो भाषण बहुत ही सटीक, उसूलों से भरा और दमदार चाहिए। तभी अनिका ने तुरंत नितेश की तरफ देखकर कहा, बाबा, इसमें चिंता की क्या बात है? सिद्धू है ना। सिद्धू को हिंदी और समाज की बहुत अच्छी समझ है। उसकी बातें कितनी सच्ची और गहरी होती हैं। क्यों ना सिद्धू आपका वो भाषण लिखे। उसकी यह बात सुनकर नितेश हड़बड़ा गया। वो कोई लेखक या स्पीच राइटर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। इसलिए नितेश ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नहीं नहीं अनिका, मैं इतना बड़ा भाषण कैसे लिख सकता हूँ, वो भी मुख्यमंत्री और इतने बड़े मंत्रियों के सामने पढ़ने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई तो सर की इज्जत पर बात आ जाएगी। तभी दीनानाथ जी ने मुस्कुराकर नितेश का हाथ पकड़कर कहा, अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है सिद्धार्थ। तुम्हारी सोच में जो सच्चाई है, जो गरीबी और समाज का दर्द तुमने देखा है, वो दर्द कोई किताबी इंसान तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। तुम आज रात मेरे स्टडी रूम में मेरे साथ बैठोगे और हम दोनों मिलकर वो भाषण तैयार करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। नितेश के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे हाँ कहनी ही पड़ी। रात के 9 बज चुके थे। खाना खाने के बाद नितेश दीनानाथ मेहता के स्टडी रूम में बैठा था। चारों तरफ किताबों के पहाड़ लगे थे। दीनानाथ जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे और नितेश उनके सामने एक नोटपैड और पेन लेकर बैठा था। दीनानाथ जी ने बहुत ही कड़क अंदाज में कहा, तो सिद्धार्थ, भाषण की शुरुआत हमें समाज में फैली हुई इस बेईमानी, भ्रष्टाचार और दोहरे चरित्र पर करनी है। हमें ये बताना है कि कैसे कुछ अमीर लोग अंडरवर्ल्ड के पैसे से अपना रुतबा बनाते हैं और आम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये शब्द सुनते ही नितेश के सीने में एक तेज दर्द सा उठा। दीनानाथ मेहता बिना जाने उसी इंसान की बुराई कर रहे थे जो उनके बिल्कुल सामने बैठा था। नितेश ने अपना सिर झुकाकर कहा, जी सर। लेकिन नितेश कोई आम इंसान नहीं था। वो बहुत ही शातिर और तेज दिमाग वाला खिलाड़ी था। उसने तय किया कि वो दीनानाथ जी को एक ऐसा भाषण लिखकर देगा जो ना उसे सिर्फ उनकी नजरों में उसे महान बना देगा, बल्कि पूरे शहर में दीनानाथ मेहता का नाम रोशन कर देगा। ये सोचते हुए नितेश ने अपनी कलम कागज पर रखी और बोलना शुरू करके कहा, सर, शुरुआत ऐसे करते हैं। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट से तय होती है, उसके कर्मों से नहीं। लेकिन याद रखिए, जो महज झूठ, फरेब और दूसरों के खून से कमाए गए पैसों पर खड़े होते हैं, उनकी नींव हमेशा खोखली होती है। असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद है। असली दौलत वो है जो किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान ला सके। हमें समाज में वो बदलाव चाहिए जहां एक आम इंसान, एक मजदूर, एक किसान बिना डरे, बिना झुके सिर उठाकर चल सके। जहां उसे किसी रसूखदार से इंसाफ मांगने के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। उसकी यह बात सुनकर दीनानाथ मेहता की आंखें फटी की फटी रह गई। नितेश के मुंह से ये शब्द निकलते हुए, ये शब्द इतने गहरे, इतने सच्चे और
इतने असरदार थे कि वो मंत्रमुग्ध हो गए। दीनानाथ जी ने गदगद होकर कहा, अद्भुत, अद्भुत सिद्धार्थ, अद्भुत। ये ये शब्द तुमने कहाँ से सीखे? इसमें इतना दर्द और इतनी सच्चाई है कि जो भी इसे सुनेगा वो तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा। वाह बेटे, वाह। नितेश ने बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, "स- सर, ये शब्द मैंने कहीं से सीखे नहीं हैं। ये तो बस वो जिंदगी है जो मैंने और मेरी माँ ने जी है। गरीबी और बेबसी ने मुझे जो सिखाया है, मैंने बस वही कागज पर लिख दिया।" रात के 11 बजे तक दोनों ने मिलकर एक बहुत ही शानदार, दमदार और समाज को झकझोर देने वाला भाषण तैयार कर लिया। दीनानाथ जी इतने खुश थे कि उन्होंने उठकर नितेश को गले लगाकर कहा, तुम तुम सच में एक हीरा हो सिद्धार्थ। कल जब मैं ये भाषण दूंगा तो मुझे फक्र होगा कि ये मेरे बेटे जैसे इंसान ने मुझे लिख कर दिया है। आगे से नितेश ने पैर छुए और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम लोगों से खचाखच भरा था। मंच पर मुख्यमंत्री, नए होम मिनिस्टर संजय मेहरा और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। आगे की कतार में दीनानाथ मेहता अपनी पत्नी सरिता जी, अनिका और रिया, दोनों की दोनों बेटियों के साथ बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे एक बहुत ही सादे कपड़े में नितेश भी बैठा हुआ था। प्रोग्राम शुरू हुआ। जब दीनानाथ मेहता का नाम मुख्य अतिथि के तौर पर पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दीनानाथ जी मंच पर गए। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। नितेश के वो लिखे हुए शब्द, वो गहरी बातें, वो समाज के दोहरे चरित्र पर किया गया तीखा वार, दीनानाथ जी की भारी और कड़क आवाज जब पूरे हॉल में गूंजी तो पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दीनानाथ जी ने अपनी उंगली उठाकर पूरे जोश के साथ कहा, याद रखिए, जो महल झूठ, फरेब और दूसरों के खून से कमाए गए पैसों पर खड़े होते हैं, उनकी नींव हमेशा खोखली होती है। असली ताकत किसी अंडरवर्ल्ड के पैसे में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की सच्चाई और उसकी ईमानदारी में है। जैसे ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, पूरा हॉल अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर संजय मेहरा तक सब के सब ताली बजा रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज गया। ये देखते ही देखते अनिका की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने पीछे मुड़कर नितेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नितेश के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अनिका ने बहुत ही प्यार से आंखों ही आंखों में नितेश को थैंक यू कह दिया। आगे से नितेश ने बहुत ही शराफत में अपना सिर झुका लिया, लेकिन इस पूरी भीड़ में मंच पर बैठे होम मिनिस्टर संजय मेहरा की नजरें
अचानक उस भीड़ में बैठी एक शक्ल पर जाकर टिक गई। संजय मेहरा का खून पल भर में सूख गया। उन्होंने हाथों से ताली बजानी बंद कर दी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो शक्ल नितेश अग्रवाल की थी। संजय मेहरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक शैतान, वो नितेश अग्रवाल, जो कल रात उसके बेटे को मारना चाहता था, जिसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था, वो आज इस इतने बड़े सरकारी कार्यक्रम में गवर्नर दीनानाथ मेहता के परिवार के ठीक पीछे इतने सादे और फटे पुराने कपड़ों में क्यों बैठा है? वो इतने मासूम क्यों लग रहा है? ये देखकर संजय मेहरा को पसीना आ गया। उसे लगा कि नितेश उसे यहां मारने के लिए आया है। वो पूरे प्रोग्राम के दौरान खौफ से कांपता रहा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब लोग बाहर आ रहे थे तो संजय मेहरा ने देखा कि दीनानाथ मेहता, उनकी पत्नी और अनिका नितेश के साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। दीनानाथ मेहता नितेश के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे थे, जैसे वो उनका कोई सगा बेटा हो। ये देखकर संजय मेहरा का दिमाग चकरा गया। अब क्या करेगा संजय मेहरा? क्या संजय मेहरा कोई इस पूरे प्लानिंग को फेल तो नहीं कर देगा? क्या सिद्धार्थ का सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं? जानेंगे आगे के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें। कल आपको बड़ा एपिसोड सुनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा।